एग्जाम से पहले आप अपने नोट्स भी रिवाइज करने के लिए तैयार होते हैं। एग्जाम से पहले आप अपनी एडिक्शंस को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार होते हैं। आप हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं एग्जाम से पहले। आज क्यों? फर्स्ट टारगेट क्वेश्चन का वेटेज क्या रहा है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जैसे अगर मैं 2023 की बात करूं, 2024 का भी डेटा होगा, मेरे पास नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी हम लोगों की एनालिसिस उतनी सक्षम बन जाएगी कि हम लोग एनालाइज करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। 24 का डेटा एसएच यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको 24 का डेटा के हिसाब से भी बताता चलूंगा। ठीक है, अगर देखें तो यूनिट एंड मेजरमेंट में 26 क्वेश्चन 2023 में सारी शिफ्ट में मिला के, वेक्टर एंड कैलकुलस से भी आए हैं 11, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 25, मोशन इन 2D में 18, न्यूटन लॉस 20, फ्रिक्शन 7। अगर आपको क्लियर नहीं है इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूं। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर 16, सर्कुलर मोशन 13, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास, काफी लेंथी चैप्टर बन जाता है। इसका इनिशियल पार्ट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन तो आसान है, लेकिन बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन वाला पार्ट बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है। उस पर सरप्राइजिंगली नंबर क्वेश्चंस कम है, 5, उससे पिछले साल 10, फिर 20, 17, 10 ऐसे। ठीक है, रोटेशन मोशन आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में इसके बारे में हवा भी बहुत है कि सर रोटेशन मोशन रोटेशन मोशन रोटेशन मोशन, और पूछा भी बहुत अच्छे से जाता है। 32 सवाल एक चैप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रेविटेशन 38 सवाल। सर क्या बात कर रहे हो ग्रेविटेशन? यस, तो मैंने इनको क्लासिफिकेशंस कुछ करी है जिससे आपको अंदाजा पता लगेगा। ग्रेविटेशन 38, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हमारे पास 41। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे पास एंड थर्मोडायनामिक्स 43, हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज 7 मिला लोगे तो 50 हो गया हमारे पास। सिंपल हार्मोनिक मोशन 26, वेव्स के 12, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 12 क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 22, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 24, करंट इलेक्ट्रिसिटी 29, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 14, ईएमआई 20, एसी 32, ईएमएस 24, रे ऑप्टिक्स 31, वेव ऑप्टिक्स 32, और फिर मॉडर्न फिजिक्स अगर आप देखो तो 50 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और फिर सेमीकंडक्टर 24। ठीक है, सेमीकंडक्टर के हमारे पास 25। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा हट चुका है। ऐसा पर अभी तक सिलेबस नहीं दिया हम लोगों ने, कोई भरोसा नहीं कि वो जोड़ भी दे इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां तक की बात करें तो ये हमारे पास चैप्टर्स का वो है वेटेज क्या आ रहा है। अब बात यह है कि आप लोगों की सभी अगर एट प्रेजेंट कोई 12वीं क्लास में बच्चा है या फिर एट प्रेजेंट वो ड्रॉपर का स्टूडेंट है, 11th तो आपकी हो गई है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि देखो यार, अब आपके अगर हो सकता है चैप्टर छूटे हो सकता है पढ़े हो लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े हो, रिवीजन प्लान में इन चैप्टर्स को जरूर इंक्लूड करिए। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो छोटे चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, हो सकता है आपके छूटे हो या फिर आपने पढ़े हो, इनको रिवाइज करिए और इनका वेटेज भी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर वो चैप्टर्स लिखे हैं जो शॉर्ट चैप्टर्स, जैसे पहला हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अगर कोई बच्चा ने लेक्चर्स देखे हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि उसने 11th के सारे चैप्टर मेजॉरिटी पढ़ लिए, तो डायमेंशंस का दिक्कत आता नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में 3 ही प्रकार की एप्लीकेशन है। फिर आपका एरर्स वाला पार्ट आ जाता है, एरर्स में भी 5% से नीचे वाले सवाल, 5% से ऊपर वाले सवाल, दो प्रकार के सवाल है। एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना होता है उसके ऊपर आप सवाल लगा ले तो आपका ये पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आसानी से निकल सकता है। फिर मैंने दिया है सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड कैलकुलस। वेक्टर आपने मैथ्स में पढ़ा है, वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जल्दी से आप इसको खींच लेंगे। फिर आपका आता है 12th हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ये शॉर्ट चैप्टर में सर आपने कैसे लिख दिया? सॉलिड्स वाला पार्ट तो छोटा ही है, हां फ्लूइड्स वाला पार्ट आपके लिए बड़ा हो सकता है मैं मानता हूं, लेकिन सॉलिड्स वाला पार्ट आपके लिए छोटा ही है, उस पर भी आपको सवाल मिलते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, शेयर मॉडल्स, ये सारी चीजों के बारे में, हुक्स लॉ एंड ऑल इसके ऊपर सवाल है, तो सॉलिड्स को मैंने वहां पर लिख दिया है। फिर 21 हमारे पास आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपको पता है बहुत ही छोटा चैप्टर है सर, ये तो डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ मैच होते हुए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी सवाल बन रहे हैं, टाइम पीरियड के सवाल बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत छोटा है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप बहुत जल्दी इसको खींच ले जाएंगे। ठीक है, फिर 27 हमारे पास आ रहा है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ, हां देखो 27 28 29 27 28 29 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर एटम्स एंड न्यूक्लियस। मैं ये मान के चलता हूं कि यार देखो आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में फोटोइलेक्ट्रिक भी पढ़ा है, डी ब्रॉगली भी पढ़ा है, बोहर्स मॉडल भी पढ़ा है, रदरफोर्ड भी पढ़ा है, और केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी पढ़ी है, एंड आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ी है। सर नहीं पढ़ी, मैं तो बैकलॉग था। तो ठीक है भाई, मैं तो अभी बता रहा हूं छोटे चैप्टर्स हैं, अगर तू इनको यहां पर तैयार करता है जो ये आखिरी के पार्ट वाले, इनका वेटेज भी तू ध्यान से देख ले, अच्छा खासा वेटेज हर चैप्टर का है। अगर तू ड्यूअल नेचर रेडिएशन की बात कर रहा है उसमें भी हमारे पास 30 सवाल, हमारे पास एटम्स की बात करोगे 27 सवाल। भाई एटम्स के चैप्टर में अगर तू नोटिस करे रदरफोर्ड से ज्यादा सवाल है, ये 1 2 सवाल है। ठीक है, बाकी सारे बहुत हैं, तो अगर तू इस चैप्टर को तैयार कर रहा है कहीं ना कहीं तो केमिस्ट्री में भी तो बेनिफिट आएगा। यस, न्यूक्लियर अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है और थोड़ी बहुत रेडियोएक्टिविटी अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके ऊपर भी 24 सवाल। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ये शॉर्ट चैप्टर है। शॉर्ट क्यों? केमिस्ट्री में भी पढ़ता तो टाइम लगता है, फिजिक्स में भी पढ़ता तो टाइम लगता है। एक बार पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दोनों जगह के सवाल होने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ फिजिक्स के पार्ट है, इसमें केमिस्ट्री में भी सवाल आते हैं, है ना? तो अगर वो जोड़ेगा तो तेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट चैप्टर्स है, ऑल हैज गुड वेटेज, सबके वेटेज सही है, कम समय में आप कर सकते हैं। एक एक दिन मेरे हिसाब से अगर आप निकाल लेते हैं तो आसानी से ये चैप्टर्स आपके एक एक दिन में कवर होने वाले चैप्टर्स हैं। एक एक दिन पूरा मैं ये कह रहा हूं 12 घंटे लगा के नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 घंटा भी अगर आपने निकाल दिया तो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज आप इनको आसानी से कर सकते हैं। दो प्रकार के बच्चे, एक बैकलॉग से मैंने पढ़ा ही नहीं है तो आपको हो सकता है 6 7 घंटा लगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है आप इसको मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने के बाद 2 3 घंटा अगर आप सवाल लगा ले तो आप इसके लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब बताइए सर कई बच्चे कहते हैं पीवाईक्यूज कितने साल के लगाने चाहिए? देखो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले पिछले साल लगाए हैं या कुछ मेहनत करी हुई है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोला कि पिछले 5 साल तक आप पीवाईक्यूज लगाइए तो बस 5 साल लगा के बैठे बैठे समय बर्बाद कर नहीं। ये तुम्हारी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर मेरे पास समय है मुझे और प्रैक्टिस चाहिए तो आप और पिछले 2019 से भी पिछले जाइए, हो सकता है 2015 से 2019 जो भी सवाल आए वो लगाओ सर, वो भी हो गए तो और पिछले 2010 से 2015 की बात कर लो। ठीक है, अब बच्चे कुछ कॉमन सेंस कम रखते हैं, उनको बार-बार सर आप बता दो हम कितना करें, कोई लिमिट थोड़ी ना भाई। जो टॉपर बच्चा वो सवाल ही सवाल लगाया जा रहा है, उसको तो भाई काफी सारी चीजें आती है, उसके हिसाब से उसको तेरे हिसाब से उसको प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। भाई तेरे तो सवाल बनते हैं मत कर प्रैक्टिस, आराम से चिल मार, है ना? ऐसा एटीट्यूड होता ही नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हमेशा ऑनगोइंग होती है बेटा। मैं ये कहता हूं कि हां क्योंकि जेईई मेंस 1 से पहले हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपना एक सेट ऑफ टारगेट्स बना लीजिए कि भाई मैं अगर पीवाईक्यूज किसी भी चैप्टर के लगाऊंगा तो मैं पहले 2019 से 2024 तक के सवाल लगाऊंगा। आपके पास एक पीवाईक्यू की किताब होनी बहुत मस्त है, टॉपिक वाइज रिलेटेड है तो और भी अच्छी है। सर मॉड्यूल के सवाल है, मॉड्यूल नहीं हमारे पीवाईक्यूज है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पीवाईक्यूज जरूर लगाना है बिकॉज़ दीस आर द मोस्ट रेलेवेंट सवाल जो आपके पास हो सकते हैं। मैं भी अपनी क्लास में 10 ऐसे सवाल बनाता हूं और खुद से करा देता हूं, सवाल मैंने ही बनाया, मैंने ही करा दिया। ठीक है, हर टीचर अपने खुद के सवाल बनाता है और करा देता है, बीट केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स सभी में मैं आपको ये बात बोलूंगा। लेकिन एग्जाम में जो चीज पूछी गई, क्या मेरा वाला जो मैंने सवाल सोचा है या बनाया है उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कम हो, लेकिन जो एग्जाम में जो चीज बार-बार रिपीट हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए यार हमारे पास कर सके तो आपकी बहुत अच्छी बात है। बच्चे बार-बार पूछते हैं कि सर मैं और कितने अरे भाई तेरे पास समय तो लगा यार, बैठा क्यों है? 2019 से पहले कोशिश करिए, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, कोशिश करिए कि 2019 से बाद के सारे पीवाईक्यूज हम सारे चैप्टर के लगा पाए हर सब्जेक्ट में। हो गए ज्यादा सवाल 1000 1500 सवाल हो गए। अगर तू ये कर पाता है तो अच्छी बात है, अगर तू नहीं कर पाता कोई दिक्कत नहीं, कुछ छूट गया जेईई 2 से पहले कोशिश करियो कि इससे 2019 से 2012 से लेकर 2010 से लेकर सारे सवाल मैं चैप्टर लगाऊं। तो पहली कैटेगरी बेटा शॉर्ट चैप्टर जो आपको समय कम लगेंगे। अब कई बच्चों के पास समय नहीं होता, सर मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो मैं कैसे करूंगा? तो भाई पहले उन चैप्टर्स का टारगेट बना जिसमें समय कम लगता है। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं लालच में रहते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे जैसे करंट है, रोटेशन है, थर्मो है, मॉडर्न है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एंड ग्रेविटेशन है एंड फ्लूइड्स है। यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे, ये हाई वेटेड चैप्टर्स भी है। अगर आप इनमें सबसे ज्यादा देखोगे तो इन्हीं चैप्टर्स के आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स में ये। अब लेकिन ये जो सारे चैप्टर्स हैं दीस आर टाइम टेकिंग चैप्टर्स। अगर मान ले कि तू करंट का चैप्टर उठाएगा ना, मैं मिनिमम बता रहा हूं, इसकी थ्योरी रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाने में तेरे को 2 दिन का टाइम लगेगा मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूं, ज्यादा भी लग सकता है। और एक लेवल पर आके कॉन्फिडेंस गेन करने में हो सकता है 3 4 दिन चाहिए उसके लिए। थर्मो रोटेशन, रोटेशन ऐसा चैप्टर है कि जो आपके 2 3 दिन में सिखा जाएगा भाई। आप इसे पीवाई लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट टीचर ने ऐसे सवाल कराए, आप बार-बार उनके लेक्चर्स को देखेंगे, फिर नोट्स रेफर करेंगे, फिर क्वेश्चन खुद से लगाएंगे, फिर पीवाईक्यूज में जाएंगे, फिर सवाल नहीं होंगे, फिर पीवाईक्यू में जाएंगे, फिर सवाल नहीं होंगे। वो जोन में कॉन्फिडेंस गेनिंग जोन में आने के लिए आपको रोटेशन बहुत टाइम कंज्यूम करेगा।
वेटेड हाई वेटेज भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना है कि यार मेरे को वेटेज वाले चैप्टर्स भी करने हैं नो डाउट, और जो छोटे चैप्टर जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है कि यार मेरा बैकलॉग थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया, मैंने वो चैप्टर्स पहले निपटा लिए हैं, ठीक है, जो समय कम लगता है, तो आपको एटलीस्ट लगेगा 7-8 चैप्टर मैंने ऐसे निपटा लिए जिनका वेटेज भी अच्छा है, सवाल पूछे भी अच्छे जा रहे हैं और वो कम टाइम में हो गए, तो दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे। और फिर आपको इनको छोड़ना नहीं है, मैंने ये चैप्टर्स लिखे हैं, ये मस्ट चैप्टर्स है भाई। देखिए इस बार आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं सवालों में, ऑप्शन मतलब ये नहीं एबीसीडी, इस बार आपको जितने सवाल देंगे उतने ही करने हैं, ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन छोड़ के ये वाला सही लग रहा है ऑप्शनल है मैं ये करूंगा। अब तुम्हारे पास फिक्स सवाल है और अगर आपके पास फिक्स सवाल है तो आप गलती की गुंजाइश यहाँ पर खत्म है, आप एक सवाल गलत करते चले जाएंगे और फिर हजारों में पीछे चले जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि भाई जेईई मेंस हर चैप्टर के हर हुक एंड कुक पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर्स तो छोड़नी नहीं है। अब आपने शॉर्ट चैप्टर्स में मॉडर्न को निपटा लिया, छोटे-छोटे 2-3 पार्ट में मॉडर्न निपटा लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां तक मुझे समझ आता है कि 12वीं क्लास का बच्चा स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाता है, जैसे आपने यूनिट डायमेंशन या वेक्टर्स में या काइनेटिक्स में लगाई है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके कंट्रोल में कंपैरेटिवली होता है, इस पर आप एनर्जी लगाएंगे और साइमल्टेनियसली बेनिफिट होगा कि ग्रेविटेशन आपका हाथ में आता जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर बिल्कुल साथ में साथ चलते हैं, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये चैप्टर, ये समय लेंगे, इनके नंबर ऑफ पीवाईक्यूज भी आपको ज्यादा मिलेंगे, दे विल टेक टाइम बट दे ऑलवेज हैव वेरी गुड वेटेज, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट है करंट, आप देखो इसमें बेनिफिट क्या है, करंट में हर चैप्टर का बेनिफिट आपको बता देता हूं और कुछ एक दो चैप्टर है जो हमेशा बच्चों को क्लियर होता है। करंट आप 10वीं से कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है सीरीज एंड पैरेलल का, तो आप करंट वाला पार्ट आसानी से कर सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है। थर्मो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, फिजिक्स में पढ़ी है, साइन कन्वेंशन से आप रिलेटेड हुए, लेकिन अगर आपने ध्यान से थर्मो क्लास में टीचर की सुनी होगी फिजिक्स की, वैसे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के इवन एडवांस के सवाल भी बहुत आसान आ रहे हैं, ठीक है। एक सवाल ऑब्वियस है, हमेशा कठिन आते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, उनको अगर आप हटा दें, आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए, हर बात को काटने का जवाब ढूंढना करो। जैसे आपने बोला थर्मो आसान है, इसमें तो ये वाला सवाल आया था, तो काटनी अगर मेरी बात काटनी हो तो भाई कुछ भी काट लेगा, है ना, कि नहीं सर करंट में भी आप कह रहे हो आसान है, सर आपने कहा है कि यहां पर चैप्टर दैट कैन बी क्लब्ड और इजी बट इरिटेटिंग चैप्टर, इसका तो बड़ा कठिन सवाल है भाई, तेरे को मेरी अगर बात काटने से बेनिफिट मिल रहा हो तो तू दिन भर कर उसको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो बच्चे सीरियस है मैं आपको बता रहा हूं, नो डाउट इन चैप्टर्स में भी आपको कुछ ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे, दोस विल बी वेरी इरिटेटिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। बट अभी आप किस गड्ढे में, उस गड्ढे से बाहर निकलना है, ईगो में बैठे से सबको गिराना है, ये सोच लीजिए आप, ठीक है। इसमें आपको कुछ ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे पीवाईक्यूज में जो आपको रोक देंगे, आपकी तैयारी डैम्प कर देंगे, रोक देंगे बिल्कुल कि यार एक सवाल लगाने में 1 घंटा लग गया, ऐसे सवाल मत छेड़िए, क्योंकि पहले गड्ढे से बाहर निकल के जेईई अच्छे से करना है, ये हमारा टारगेट है, रेदर देन साइंटिस्ट बनना। और अगर आपको साइंटिस्ट बनने की इतनी ही चुलती तो आपको कहीं ना कहीं पहले से पढ़ना चाहिए था। यस, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चैप्टर्स आप छोड़ नहीं सकते, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आसान भी पूछे जाते हैं। आप रोटेशन मार्केट में हमेशा रहता है सबसे कठिन चैप्टर है, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कितने फर्जी सवाल आते हैं, उसके टॉर्क के कितने फर्जी सवाल आते हैं। हां मैं मानता हूं रोलिंग में बच्चा अटक सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बच्चा अटक सकता है, लेकिन उससे पहले वाले पार्ट तो आसान सवाल है, अब तू उसको करके ही नहीं जाएगा, वेटेज अच्छा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कम से कम वहां से +4 ले। तो ये लॉन्ग चैप्टर्स की आपकी लिस्ट है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, इनका वेटेज भी अच्छा खासा है, आपको ये चीज कतई मिस नहीं करनी है। हां अब आप एक ही साथ कुछ चैप्टर्स पढ़ते हो तो क्या मेरे को उन चैप्टर्स को पढ़ने से कुछ बेनिफिट हो सकता है? यस, जैसे एसएचएम जिन बच्चों ने वेव्स पढ़ा होगा तो मैंने आपको दिखाया कि एसएचएम से ही कैसे वेव्स में जाना है, तो जब आप वेव्स पढ़ते हो तो एसएचएम का टच रहता है ना, और जब आप वेव्स पढ़ लेते हो तो यहाँ पर इंटरफेरेंस आता है, साउंड का भी आता है, लाइट का भी हमारे पास है, दोनों क्लब हो गए। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा इंटरफेरेंस वाला पार्ट, यहाँ पे आपको स्टैंडिंग वेव अलग से पढ़ना है और फिर आपके पास बीट्स अलग से पढ़ना है, यहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो ये तीनों चैप्टर कहीं ना कहीं आप एक साथ क्लब कर लीजिए। जैसे आपने शॉर्ट चैप्टर्स में मान लीजिए मैं वेव्स को शॉर्ट चैप्टर बोलता हूँ, इवन वेव ऑप्टिक्स को मैं शॉर्ट चैप्टर मानता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने में अगर बच्चे ने क्लास में ध्यान से सुना है तो मुझे लगता है 2 लेक्चर्स मतलब 2 लेक्चर्स का टाइम 4 आवर्स मोर देन सफिशिएंट, आप पूरी थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर जाओगे वेव एंड वेव ऑप्टिक्स की। इसमें आपको बस पढ़ा होना चाहिए, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ठीक है, मैंने करके रिवीजन ऐसे खड़ा होती है, क्योंकि इतने फर्जी सवाल वेव्स आते हैं आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतने बस बच्चे का क्या है कि मेंटली है साइन और कॉस के सवाल छोड़ देना फिजिक्स में, ठीक है, तो वो बस उसी चीज का बेनिफिट उठाते हैं और आपको खत्म करते हैं। तो ये चैप्टर्स आप क्लब करके आसानी से कर सकते हैं, एसएचएम वेव ये अब आपको क्या है, मैं वेव देखो क्लब करने वाली बात क्या है, कोई बच्चा बोले सर मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ना चाहता हूं, मेरे को एसएचएम में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब तू वेव ऑप्टिक्स उठाएगा ना तेरे को ये इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, यहाँ पर भी तेरे को तुम्हारी वही सारी चीजें आएंगी, यहाँ पर भी वही सारी चीजें आएंगी, यहाँ पर भी वही सारी चीजें आएंगी, तो इनको साथ लेके चलोगे तो तीनों चैप्टर में तेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, इनको आप लोग कर सकते हो बिल्कुल सिमिलर चलते हैं, मैंने आपको बताया वेटेज भी अच्छा इनका है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप क्या करोगे साइमल्टेनियसली ग्रेविटेशन भी आपका तैयार हो ही रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। अब आप सोचोगे मैंने ग्रेविटेशन रखा है, मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने का टाइम नहीं है, अरे पगले दोनों बिल्कुल सिमिलर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी उड़ जाएगा, और तूने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा सर 11 तो मेरी खराब थी, तो मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है ना, एक बार ग्रेविटेशन पढ़ने की कोशिश कर ले किसी से, कोई भी टीचर जब तू पढ़ेगा तो यार ये तो बिल्कुल सेम चल रही है चीजें, बस थोड़ा सा आखिरी में कैप्लर्स लॉ और सैटेलाइट मोशन थोड़ा सा अलग से आपको और देखना पड़ेगा, मेजॉरिटी सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। एटम्स ड्यूल्स एंड न्यूक्लियर यहाँ पर मैंने इनको क्लब किया सिमिलर टाइप के रहेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, और ये आपको केमिस्ट्री में भी मदद कर देते हैं। अब आखिरी है इजी बट इरिटेटिंग, अब इजी तो रिलेटिव होता है ना, मेरे लिए जो चीज करनी आसान होगी आपके लिए हो सकता है ना हो, और आपके लिए जो चीज करनी आसान होगी मेरे लिए ना हो, लेकिन मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चा हमेशा इरिटेटेड फॉर्म में सवाल लगाएगा, सवाल का आंसर भी आ जाएगा, पढ़ने के बाद यार पढ़ाई नहीं है तो सवाल नहीं होते, वो अलग बात है, पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा ना, एक जोन के बाद ही तो सवाल होने स्टार्ट होते हैं। मेजॉरिटी बच्चे अगर आपने इन चैप्टर्स का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हुए हैं बिलीव में आपके आंसर भी आते हैं, लेकिन आप हमेशा उस चैप्टर को गिनाते रहते हैं, यार ये चैप्टर देखने का मन नहीं करता, कौन कौन से चैप्टर है 15 नंबर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आपने पढ़े हैं इसके सवाल होते हैं, लेकिन आप हमेशा इस चैप्टर का नाम सवाल देख के इरिटेट हो जाते हैं। 9वें नंबर पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसी पोजीशन आ जाए या स्प्रिंग ब्लॉक दिख जाए बच्चा कलम वहीं रख देता है, लेकिन चलाता है ना टीचर के साथ चलाते तो सवाल होते थे, थोड़ा बहुत समझ भी आता था, लेकिन अकेले से हमेशा इरिटेट रहेगा। 22वें नंबर का चैप्टर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डॉट क्रॉस क्या हो रहा है, कहां पॉजिटिव बन रहा है कहां नेगेटिव बन रहा है, क्या टर्मिनल वेलोसिटी सर, क्या म्यूचुअल इंडक्शन, क्या सेल्फ इंडक्शन, थोड़ा सा करता सवाल बनते हैं लेकिन इरिटेट रहता है। फिर आता है अल्टरनेटिंग करंट, एसएचएम खराब है तो अल्टरनेटिंग करंट में फेजर होता है सर, कुछ एसएचएम हमारी 11 खराब थी तो इसलिए हमारा अल्टरनेटिंग करंट नहीं बन रहा, इसमें तो भाई साहब फार्मूला बेस सवाल आते हैं, और अगर तुमने बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी होल्ड रखी है तो अल्टरनेटिंग करंट भी आपका बनता है। एंड 30 सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बच्चा एक बार मैं कह रहा हूं पढ़ा अगर होगा आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे, कहीं से भी पढ़ लीजिए, सब चैप्टर ही ऐसे है, बट हां इरिटेट कर देते हैं। इसमें लॉजिक गेट इतना आसान है बच्चे उसको भी इरिटेटेड फॉर्म में, क्योंकि मेंटली आप अगर इरिटेट हो तो इजी टॉपिक को भी आप कठिन बना ही दोगे, ठीक है। तो लॉजिक गेट का सवाल हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आ ही रहा है, एक शॉर्ट 4 मार्क का सवाल होता है, बहुत इजी सी बुलियन अलजेब्रा होती है, बच्चा उसको भी इरिटेटेड फॉर्म में रख के खराब कर देता है। तो ये वो चैप्टर है जो मैं मानता हूं कि कंपैरेटिवली इजी है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि भाई मेरे को एसएचएम इजी लगता है इसलिए इजी है, नहीं, मेजॉरिटी बच्चे जिन्होंने पढ़ा है सर हमने तो पढ़ाई कठिन लगता है तो तेरा ओपिनियन हमेशा वैसे रहेगा, रिजिड रहेगा, क्योंकि तूने पढ़ के देखा ही नहीं, टेस्ट नहीं करा, एक बार तू पढ़ के देखेगा, एक बार तू मेहनत करके देखेगा तो डेफिनेटली तेरे को ये इजी लगेंगे बट तेरे को इरिटेटिंग लगेंगे। तो ओवरऑल कहानी हमारी कहां जा रही है, हमारे पास ये है कि अगर जिन बच्चों के पास टाइम कम है लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए सर मेरे को कुछ चैप्टर्स मैं ऐसे कर लूं जिससे मेरे को लगे मेरी कुछ तो तैयारी हुई है। यहां पर कुछ बच्चे सर मेरी तैयारी छोटे-छोटे चैप्टर्स की लेकिन मेरे बड़े चैप्टर्स मिस आउट नहीं होने चाहिए जिनका हाई वेटेज हो, ये यहां पर सर मैं ऐसे कुछ चैप्टर्स में अटक जाता हूं, मेरे को लगता है मेरा बेस नहीं बन पा रहा है, कौन-कौन से चैप्टर आपस में रिलेटेड है ये, ठीक है। और आखिरी में सर कुछ चैप्टर मेरे को इरिटेट कर रहे हैं, क्या वो आसान ही होते हैं, आसान ही होते हैं बट इरिटेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करिए और इन चैप्टर्स की डिमांड और इन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़िए। कुछ बच्चे क्या होता है जबरदस्ती कठिन सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, भाई देखो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोल रहा हूं, हर कठिन सवाल जीके एडवांस का नहीं होता, ठीक है। बच्चे रेलेवेंसी नहीं समझ पाते, वो टीचर नहीं समझ पाते कि इस प्रकार का सवाल जीके एडवांस पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। बच्चे से कठिन सवाल अगर बच्चे को दिख गया, ट्रिकी सवाल लो भाई एडवांस का सवाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है, रेलेवेंसी के हिसाब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पता क्या होता है, इट्स लाइक मैं कभी एक बार जिम जाता था तो मेरा ट्रेनर था, वो मुझे हमेशा कभी इधर भगा रहा है, कभी इधर भगा रहा है, कभी वेट उठा रहा है, कभी सीढ़ियां चढ़ा रहा है, कभी जंप करा रहा है, मैं थक जाता था लेकिन बॉडी नहीं बनती थी, ठीक है। एक्सरसाइज हो रही मेरे को फील नहीं हुआ, बस थक गया, मेरे को ऐसा एक बार भी लगा कि मैंने कुछ करा है, बस मैं थक गया।
बात होती है रेलेवेंसी की, बात होती है कि आप किस डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, आप थक भी रहे हैं, आप इरिटेट भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन लेस होकर करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी और एट द एंड आपको हमेशा ऐसा लगेगा यार मैं कर रहा हूं, मेरे से नहीं होगा। तो राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी रेलेवेंसी, आपकी पढ़ाई की रेलेवेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो टीचर्स ने जो आपको बताई है बहुत हाईली रेलेवेंट चीजें हैं, उस पर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, उन पर आप टाइम दीजिए और एक्स्ट्रा अभी करने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस कम कर लो। सर हमारे मास्टर ने बोला था, हमारे दोस्तों ने बोला था ये भी करना है, ये भी करना है, छोड़ दे भाई, सबके चक्कर में बोझ के चक्कर में चल ही नहीं पा रहा है। पहले चलना सीख ले, अभी भी 2-3 महीने हमारे पढ़ूंगा नहीं बेटा। अगर तेरी क्लास में मान ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन चल रहा है तो पहले उस पर ध्यान दे, क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर है और अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। ये भी तेरे को 4 मार्क्स दे जाएगा, समझ रहा है, ये भी तेरे को 4 मार्क्स दे जाएगा अगर तूने सवाल इसका सॉल्व कर लिया तो प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी के साथ रखिएगा। और मेरा ये जो भी बताने का वो है, मैं आपके इनपुट्स के साइड से ही देखूंगा। कई बच्चे हो सकता है डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ अभी तैयारी कर रहे हो, फिर वो कहें कि सर मैं तो कुछ और सोच के तैयार कर रहा था, आपने तो कुछ और ज्ञान दे दिया, अब मैं कंफ्यूज हो गया। मत ले भाई मेरा ज्ञान, मत लियो ज्ञान, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ करने वालों के लिए है। तो तेरे को अगर लग रहा है तेरी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है जो तेरे लिए काम कर रही है, गो फॉर इट, हम लोग सारे साइड में कर दे, ठीक है। हाँ, उन बच्चों को जो थोड़ा सा बिलीव करते हैं कि नहीं सर मेरे को थोड़े से एफर्ट्स अगर आपके साइड से आए या थोड़े से इनपुट्स अगर आपके आए तो मैं और कुछ चीजें ट्राई करके शायद बेटर कर जाऊं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा एंड अपनी तैयारी में लगाइएगा। आई होप आपका उस ज्ञान से आपका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।